Hello students, you are most welcome in the class of mathematics by N.K. दीक्षित। आज हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसको समझने जा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए पहले कुछ वर्ड्स जो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं पहले हम उनको समझ लेंगे। जैसे स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है? तो स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस विच कैन बी जज वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, तो स्टेटमेंट क्या होता है? एक सेंटेंस जिसको हम क्लियर से बता सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उसमें कोई भी एम्बिगुइटी ना हो। अगर उसमें कहीं पे वो एम्बिगस लग रहा है, यानी हम क्लियर से नहीं बता सकते हैं कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है, देन दैट इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं स्टेटमेंट के। पहला है न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो क्लियरली कोई भी बता सकता है कि यस न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सो दिस सेंटेंस इज स्टेटमेंट। दूसरा सेंटेंस लिया है अ रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो ऑब्वियसली द रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, सभी जानते हैं। तो ये भी एक स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो ट्रू या फॉल्स के टर्म में बताया जा सकता है कि ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है, सो दिस इज स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज 5 इज ए कंपोजिट नंबर। दिस इज आल्सो अ स्टेटमेंट बिकॉज दिस सेंटेंस इज क्लियरली फॉल्स। 5 इज ए प्राइम नंबर और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इज ए कंपोजिट नंबर, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो क्लियर से जब फॉल्स बोल सकते हैं तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट हो गया। तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बट वहाँ पे ये क्लियरिटी होनी चाहिए ये ट्रू या फॉल्स में से कोई एक ही है, इसमें दोनों की कंडीशन नहीं हो सकती, है ना। 3 is a factor of 12, this is also a statement. 0 is a natural number, this is also a statement. यहाँ पे जो फोर्थ सेंटेंस लिखा हुआ है, this is a true statement, and last one 0 is a natural number, 0 is a not a natural number, so it is a false statement. तो इस तरह से हम उस सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलेंगे जिसको हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो A sentence involving mathematical relation, अगर कोई स्टेटमेंट इस तरह का लिखा हुआ है जिसमें कोई मैथमेटिकल रिलेशन शो हो रहा है, तब हम उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे अभी जो ऊपर एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए थे, इसमें थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल और फिफ्थ एग्जांपल, इनको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। सेकेंड वन दैट इज आल्सो, क्योंकि ये जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसमें मैथमेटिकल रिलेशन का यूज हो रहा है। तो अब हम थोड़ा बात करते हैं रीजनिंग की, क्योंकि ये चैप्टर टोटल रीजनिंग पे डिपेंड है। तो रीजनिंग दो तरह की होती है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो थोड़ा सा हम इनमें डिफरेंस जानते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या डिफरेंस है। तो जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से ब्रॉड कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं, है ना। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस लेते चले जाते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करके उनके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम कोई ब्रॉड कंक्लूजन देते हैं। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें हम लोग एक जनरल आइडिया लेकर के चलते हैं और उस जनरल आइडिया से कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे। तो डिडक्टिव रीजनिंग इज दैट इन विच वी स्टार्ट फ्रॉम जनरल आइडिया टू रीच सम स्पेसिफिक कंक्लूजन। डिडक्टिव रीजनिंग में ऐसा करते हैं कि हम एक जनरल आइडिया से शुरुआत करते हैं और एक स्पेसिफिक कंक्लूजन फाइनली देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया है, इसमें एक जनरल आइडिया लिया गया है, ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेक साउंड्स, कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उन सभी में साउंड होती है। फिर यहाँ पे दिया गया कि गिटार में एक साउंड है, गिटार में भी साउंड होती है। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन जो दिया गया है वो पर्टिकुलर गिटार के लिए दिया गया है, जबकि वहाँ पे जो जनरल आइडिया था वो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए था। तो फाइनली हमने क्या एक स्पेसिफिक कंक्लूजन दिया कि क्योंकि गिटार में साउंड होती है
इसलिए गिटार भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो एक जनरल आइडिया लिया था कि सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में साउंड होती है और गिटार में भी क्योंकि साउंड होती है इसलिए गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक जनरल आइडिया से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़े। तो यहाँ पे जो रीजनिंग यूज की जा रही है दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। अब इसको हम एक मैथमेटिक्स के टर्म में भी समझने की कोशिश करेंगे डिडक्टिव रीजनिंग को। जैसे यहाँ पे एक जनरल आइडिया लिया गया है, ऑल द इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2। जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी इवन नंबर हैं 2 उनका फैक्टर होता है। अब इस जनरल आइडिया से हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। स्पेसिफिक कंक्लूजन क्या है, हम 10 के बारे में पता करना चाह रहे हैं कि ये इवन नंबर है या नहीं। तो इस जनरल आइडिया से हम चेक कर रहे हैं कि 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि इवन नंबर जो होते हैं वो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो हम 10 को ये चेक करेंगे कि ये 2 का मल्टीपल है या नहीं। अब अगर 10 2 का मल्टीपल है तो हमने एक स्पेसिफिक कंक्लूजन दे दिया कि 10 इज एन इवन नंबर, है ना। तो एक जनरल आइडिया था कि इवन नंबर्स जो है वो 2 के मल्टीपल होते हैं और 10 क्योंकि 2 का मल्टीपल है इसलिए 10 भी इवन नंबर होगा। तो इस तरह से डिडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग का अभी इस चैप्टर में हम लोग यूज नहीं करने जा रहे हैं, केवल एक ब्रीफली आपको एक आइडिया दे दिया। एक मैथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर है क्लास 11th में, उसमें हम आगे बढ़ेंगे तो डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करेंगे। अभी ये चैप्टर जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा है, इस पे बेस्ड है इंडक्टिव रीजनिंग पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग को ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर करना चाहेंगे। तो इंडक्टिव रीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से और उससे हम एक ब्रॉड कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस की हेल्प लेते हैं। जैसे हमने किया, एक एग्जांपल लिया हुआ है कि 3 इज ग्रेटर देन 2। ये नंबर जो 3 है वो 2 से ग्रेटर होता है। तो अगर हम दोनों में स्क्वायरिंग कर देते हैं तो 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं मीन्स दोनों में पावर 2 कर देते हैं तब भी ये रिलेशन ट्रू हो जाता है कि तब भी 3 स्क्वायर है वो 2 स्क्वायर से ग्रेटर रहेगा। फिर हम एक जनरल एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं के, उसके लिए ये मान लिया कि 3 रेज टू द पावर k इज ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर k। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते जा रहे हैं। पहले 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1 को कंपेयर किया, यानी 3 इज ग्रेटर देन 2। फिर 3 रेज टू द पावर 2 को 2 रेज टू द पावर 2 से कंपेयर किया, तब भी 3 रेज टू द पावर 2 ग्रेटर आया। उसके बाद 3 रेज टू द पावर k को कंपेयर किया। तो इससे हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को लेकर के और फाइनली एक ब्रॉड कंक्लूजन दे रहे हैं कि अगर 3 रेज टू द पावर n है तो वो हमेशा 2 रेज टू द पावर n से ग्रेटर रहेगा अगर n कोई नेचुरल नंबर है। तो हम लोगों ने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से ब्रॉड कंक्लूजन की तरफ जब बढ़े तो इस रीजनिंग को बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, इसमें हम लोग कुछ इसी तरह के स्टेटमेंट होंगे, बट इसको एक बार समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और जानेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वर्क कैसे करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वर्क्स ऑन डोमिनोज इफेक्ट। अब डोमिनोज इफेक्ट क्या होता है थोड़ा सा उसको समझ लिया जाए। डोमिनोज जस्ट लाइक द रेक्टेंगुलर पीसेस, रेक्टेंगुलर टाइल्स भी हम लोग कह सकते हैं, इस तरह के रेक्टेंगुलर पीसेस होते हैं। तो डोमिनो इफेक्ट उसका दूसरा नाम है चेन रिएक्शन या फिर कम्युलेटिव इफेक्ट भी बोलते हैं, कम्युलेटिव इफेक्ट। तो इट प्रोड्यूस्ड व्हेन वन इवेंट सेट्स ऑफ ए चेन ऑफ सिमिलर इवेंट्स, यानी कोई एक जो इवेंट है वो सेट्स ऑफ चेन ऑफ सिमिलर इवेंट्स की एक चेन बनाती चली जाए, कंटिन्यू वैसे ही होता चला जाए। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थिन रेक्टेंगुलर टाइल्स आर प्लेस्ड ऑन वन एंड। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लिया है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं नीचे रेक्टेंगुलर टाइल्स को लिया गया है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टाइल्स को अगर रखें और जो फर्स्ट टाइल हो उसको हम धीरे से पुश कर दें, अगर ये फिक्स डिस्टेंस पे रखी हुई हैं और तो एक टाइल के गिरते ही वो उस अपने से नेक्स्ट टाइल को गिराएगी, फिर इस तरीके से वो सारा जो सीरीज बनी होगी वो सब टाइल्स गिरती चली जाएंगी, सारे डोमिनोज। तो
इसको हम एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने पुश किया एक टाइल को तो बाकी की टाइल्स गिरती चली जा रही हैं। तो यहाँ पे ये डोमिनोज इफेक्ट शो हो रहा है। फिर से देखें, यस, इट इज़ कॉल्ड डोमिनोज इफेक्ट। तो इसका यूज यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या हो रहा है कि जब हम फर्स्ट टाइल को पुश करते हैं इन द इंडिकेटेड डायरेक्शन, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिस तरह बाकी की टाइल्स को रखा गया है उसी डायरेक्शन में अगर हम फर्स्ट टाइल को पुश कर देंगे, देन ऑल द टाइल्स विल फॉल। To be absolutely sure that all the tiles will fall, it is sufficient to know। अब सारी टाइल्स गिर जाएंगी, इसके लिए क्या सफिशिएंट कंडीशन है तो वो हम देखेंगे। तो सफिशिएंट क्या है, द फर्स्ट टाइल फॉल, यानी सबसे पहली कंडीशन है कि फर्स्ट टाइल को गिराना ही है। और दूसरा, इन द इवेंट दैट एनी टाइल फॉल्स इट्स सक्सेसर नेसेसरी फॉल्स, यानी कोई भी टाइल अगर गिरेगी तो उसकी जो सक्सेसर से नेक्स्ट वाली जो टाइल है वो भी गिरेगी। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, यानी फर्स्ट टाइल भी गिराई जा रही है और कोई भी टाइल अगर गिरेगी तो उससे नेक्स्ट वाली जरूर गिरेगी, ये दो कंडीशन जैसे ही अप्लाई करेंगे इससे सीधा सीधा ये क्लियर हो जाएगा कि जितनी भी टाइल्स वहाँ पे रखी हुई हैं वो सब की सब गिर जाएंगी। सो दिस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ना। तो क्या क्या जरूरी है, सबसे पहला हम ये प्रूफ कर पाएँ कि वो फर्स्ट टाइल गिरेगी, है ना। और उसके बाद हम एक जनरल वे में ये ले लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टाइल कहीं से भी एक है वो गिरेगी, तो उसके गिरने के साथ उसकी जो सक्सेसर टाइल है उससे नेक्स्ट वाली टाइल है वो भी साथ में गिरेगी। तो अगर ये फॉलो हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जितनी टाइल्स अरेंज की गई हैं वो सब की सब गिर जाएंगी, है ना। तो अब इसको हम मैथमेटिक्स के टर्म में समझते हैं, पीएमआई क्या है, किस तरह से इसको हम यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें हम कोई स्टेटमेंट होगा नेचुरल नंबर के लिए, लेट Pn इज द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट, यानी Pn से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टेटमेंट को जिसमें कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर उसमें इन्वॉल्व होगा, n रिप्रेजेंट्स द नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी P1 को हम ट्रू प्रूव करेंगे, है ना, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि 1 के लिए वो ट्रू है। फिर सेकेंडरी हम क्या करेंगे, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, इसको हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, यानी एक कोई kth पोजीशन पे जो टाइल है वो गिर रही है सपोज दैट, और ये प्रूव कर दें कि अगर वो kth टाइल गिर रही है तो k+1th टाइल मीन्स उसके नेक्स्ट वाली टाइल भी गिरेगी, यानी उसका जो नेक्स्ट है k+1 के लिए उस स्टेटमेंट को हम ट्रू प्रूव कर पाएँ। n इक्वल टू k के लिए हम उसको कंसीडर कर लेंगे कि ये ट्रू है और k+1 के लिए प्रूव कर पाएँ कि ये उसके लिए भी ट्रू है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो Pn स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। क्लियर। तो फिर से इसको सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा n इक्वल टू 1 के लिए, उसके बाद n इक्वल टू k के लिए हम ट्रू कंसीडर कर लेंगे और k+1 के लिए हम उसको ट्रू प्रूव करेंगे। अगर ये चीज़ हो जाती है 1 के लिए प्रूव हो जाता है और k+1 के लिए प्रूव हो जाता है, जबकि n इक्वल टू k के लिए अगर वो ट्रू हो, तो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए और ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसको अब हम कुछ क्वेश्चंस में यूज करेंगे, देखते हैं किस तरह से इसका यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास एक फार्मूला है जो हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, क्लास 10th में पढ़ा था कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू हम लोगों ने प्रूव किया था। अब हमें ये बताना है कि ये फार्मूला जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सभी के लिए ट्रू होता है, तो इसको कैसे प्रूव किया जाए, है ना।
तो अगर हम इसको वेरीफाई करें इस स्टेटमेंट को डिफरेंट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए, ना, इनकी डिफरेंट वैल्यूज ले करके प्रूव करें तो हम 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए ऐसे प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम कितने भी नंबर्स के लिए प्रूव करेंगे, बट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिससे कि हम ये प्रूव कर पाएँ कि ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सभी के लिए ट्रू है। तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। ये स्टेटमेंट है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया Pn such that 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n मीन्स अप टू n टर्म्स नेचुरल नंबर अगर लिखें तो उनका सम n+1/2 होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देखेंगे कि P1 ट्रू है या नहीं। तो P1 के लिए मीन्स फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में सीरीज दे रखी है, तो LHS क्या हो जाएगा P1 के लिए 1 हो जाएगा, 1 टर्म। और अगर हम RHS की वैल्यू निकालें तो RHS में n के प्लेस पे जब हम 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 दैट इज 1 × 2/2, तो कैंसिल होकर के ये भी 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore, this statement is true for k = n = 1 means P1 is true। तो पहला हम लोगों का यही था कि जो डोमिनोज इफेक्ट में देखा था कि फर्स्ट टाइल का गिरना जरूरी है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइल गिर गई क्योंकि n = 1 के लिए ये ट्रू हो गया। अब आगे देखते हैं कि n = k के लिए हम इसको ट्रू मान लेते हैं। लेट गिवन स्टेटमेंट is true for n = k. It means pk is true, और अगर pk ट्रू होगा तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनेगा, 1 + 2 + 3 up to k, that will be equal to k +1/2। n नेचुरल नंबर्स के लिए फार्मूला बन रहा था n n+1/2, तो k नेचुरल नंबर्स के लिए बनेगा k +1/2। अब अगर इसकी हेल्प से हम ये प्रूव कर पाएँ कि ये k+1 नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू है, तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 इज ट्रू। ये हमें प्रूव करना है pk+1 भी ट्रू होगा। देखिए pk+1 क्या होगा, उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करेंगे। pk+1, तो pk+1 में हम लोग 1 से लेकर के k+1 नेचुरल नंबर्स तक मूव करेंगे। अब देखिए k+1 नेचुरल नंबर तक जाएंगे तो इससे ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा, k होगा। तो जब भी हम k+1 टर्म के लिए प्रूव करेंगे, k+1 के लिए प्रूव करेंगे, तो हम उसमें लास्ट टर्म लिखने के साथ साथ उसका सेकेंड लास्ट टर्म भी लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब यहाँ पे हमें इसको प्रूव करना है कि ये ट्रू होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, अब अगर हम राइट हैंड साइड उसके अकॉर्डिंग आ जाता है फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे कि k+1 के लिए भी ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पे अगर देखें कि 1 से लेकर के k तक जो नंबर्स लिए गए हैं इनका सम ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं अभी। तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ऊपर वाला जो स्टेटमेंट था
1 से लेके k तक जो नंबर्स थे उनका सम था k प्लस 1 अपॉन 2। इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं k प्लस 1 अपॉन 2 और उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ है दैट इज k प्लस 1। अब इनको हम लोग ऐड करेंगे तो 2 LCM आ जाएगा दैट इज k प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। Here k plus 1 is common, then we get k plus 2 upon 2. So it is equals to k plus 1 and k plus 1 plus 1 we can write upon 2. तो देखिए जब हम n नेचुरल नंबर्स के लिए ले रहे थे तो राइट हैंड साइड आता था n प्लस 1 अपॉन 2। तो अगर हम इसको k प्लस 1 के लिए लेंगे तो क्या आना चाहिए, n की जगह k प्लस 1 आएगा तो k प्लस 1 अपॉन 2 और यही यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। देयरफॉर p k प्लस 1 इज ट्रू। कब ये ट्रू हुआ p k प्लस 1, जबकि हमने p k को ट्रू कंसीडर किया हुआ है। Therefore p k plus 1 is true when p k is true। तो ही डोमिनोज इफेक्ट में देखा था कि सबसे पहले फर्स्ट टाइल का गिरना जरूरी है, फिर हमने एक पर्टिकुलर एक टाइल kth टाइल को मान लिया कि वो भी गिरेगी और अगर वो गिर रही है और फिर सक्सेसर वाली को ये पता चल जाए कि हाँ उसके साथ वो भी गिर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो पूरी सीरीज है वो गिरेगी। तो यहाँ पे यही चीज़ प्रूव हो रही है कि k इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू था, फिर सॉरी n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव था और n इक्वल टू k के लिए हमने ट्रू कंसीडर कर लिया, देन n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया कि ये ट्रू है। सो गिवन स्टेटमेंट is true for all n belongs to नेचुरल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उन सभी के लिए ट्रू होगा। इसको और क्लियर करने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूं। द सेकंड क्वेश्चन इज for all n belongs to on all n greater than or equal to 1, prove that 1 square plus 2 square plus 3 square it is equal to n times n plus 1 to n plus 1 upon 6, means sum of squares of n natural numbers, sum of squares of first n natural numbers, it is equals to n plus 1 to n plus 1 divided by 6। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हम इसको pn कंसीडर कर लेंगे क्योंकि ये n नेचुरल नंबर्स के लिए दिया हुआ है। तो pn इज हियर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर to n square, it is equal to n plus 1 to n plus 1 upon 6। तो सबसे पहला काम n इक्वल टू 1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। P1 LHS क्या होगा, n इक्वल टू 1 का मतलब है केवल हमें उसका फर्स्ट टर्म लेना है। तो फर्स्ट टर्म जब हम लेंगे दैट इज 1 स्क्वायर 1 एंड राइट हैंड साइड n के प्लेस पे जब हम 1 लेंगे तो इट इज 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 6, इट इज 1 इंटू 2 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 1 3, so it is 6 by 6, it is also 1। so LHS is equals to RHS, यानी अगर फर्स्ट टर्म हम लेते हैं n इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करते हैं तो ये ट्रू है। फॉर n equal to 1 given statement is true।
या इस तरह से भी लिख सकते हैं P1 इज ट्रू। अब हम कंसीडर करेंगे कि Pk ट्रू है, लेट Pk इज ट्रू, यानी जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अगर ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर up to k square, then we get k plus 1 2k plus 1 upon 6, क्योंकि n स्क्वायर तक जब ऐड करते थे तो n plus 1 2n plus 1 था, तो k के लिए हो जाएगा k plus 1 and 2k plus 1 divided by 6। अब हमें प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू k plus 1 के लिए ट्रू होगा। नाउ we have to prove that given statement is true for n equal to k plus 1। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो k plus 1 स्टेटमेंट में k plus 1 के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको ले लेते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k plus 1 स्क्वायर, क्योंकि k plus 1 के लिए प्रूव करने जा रहे हैं तो लास्ट टर्म जो होगा वो k plus 1 स्क्वायर होगा। अब k plus 1 स्क्वायर लास्ट टर्म है तो इससे ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा, k स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, इट इज pk प्लस k plus 1 होल स्क्वायर। और pk जो था उसका जो राइट साइड था वो किसके इक्वल था, k plus 1 2k plus 1 अपॉन 6, और उसमें हमने k plus 1 स्क्वायर ऐड किया क्योंकि उसका हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि k plus 1 कॉमन मिल रहा है आपको, तो k plus 1 कॉमन लेने पे हमारे पास बचेगा k 2k plus 1 अपॉन 6 प्लस k plus 1, so it is k plus 1, take the LCM, k 2k plus 1 plus 6 times of k plus 1। Is it clear? cos 6 यहाँ पे LCM लिया हुआ है, so it is k plus 1, it is 2k square plus k plus 6k plus 6, it is k plus 1 2k square plus 7k plus 6 अपॉन 6। इसके अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो हमें मिलेगा k plus 1, 4 और 3 में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा मिडिल टर्म, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 फैक्टराइज करने के लिए, तो ये आएगा k plus 1, यहाँ से 2k कॉमन मिल रहा है आपको तो बचेगा k plus 2, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो k plus 2 divided by 6। So the next step will be k plus 1, k plus 2 and 2k plus 3 divided by 6। इसको हम लिख सकते हैं k plus 1
k plus 1 and 2k plus 1 अपॉन 6। इस फॉर्म में इसलिए लिखा कि हमें जो Pn दे रखा था वो इस फॉर्म में दिया हुआ था n plus 1 2n plus 1 अपॉन 6। तो जब हम n के प्लेस पे k plus 1 लेंगे तो देखिए n के प्लेस पे k plus 1 लेने पे हमें क्या मिलना चाहिए, k plus 1 plus 1 and 2 times k plus 1 plus 1। तो इसी फॉर्म में ये आ जाएगा। देखिए अगर इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 2k plus 2 plus 1, तो 2k plus 3 को ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं। So it is equal to, so we can say pk plus 1 is also true as pk is true। अगर pk ट्रू होता है तो pk plus 1 भी ट्रू हो रहा है। Hence given statement is true for all n belongs to the set of natural numbers। तो ये जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उन सभी के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। तो फाइनली हमें क्या करना है कि pk plus 1 में उसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करना है और उसमें यूज कर लेना है pk का, और राइट हैंड साइड में जहाँ पे फार्मूले में n था उस n की जगह पे k plus 1 बन जाएगा। इस तरह से उसको एडजस्ट करना है। तो इस तरह से प्रूव हो जाएगा कि ये जो k plus 1 के लिए भी ये ट्रू है। तो मैं थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हैं उनकी वैराइटीज़ को चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें जो टर्म्स दे रखे हैं वो इस तरह से दे रखे हैं 1 into 3, 3 into 5। यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ये इंटू का सिंबल है। 1 into 3, 3 into 5 plus 5 into 7। लास्ट टर्म इज गिवन 2n minus 1 into 2n plus 1। इट इज इक्वल टू n times 4n square plus 6n minus 1 divided by 3। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि इट इज ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो पहले इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। दिस इज Pn। Pn यहाँ पे क्या है, 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 and last term is 2n minus 1, 2n plus 1। it is equal to n 4n square plus 6n minus 1 upon 3। तो सबसे पहला काम हम लोग 1 के लिए क्यू करें फॉर P1। तो P1 के लिए अगर हम लोग LHS लेंगे तो पहला टर्म इसका देखिए क्या मिलेगा, 1 into 3 that is 3। और RHS जब निकालेंगे तो n के प्लेस पे 1 लेंगे तो 1, 4 into 1 स्क्वायर, 6 into 1 minus 1 upon 3 that is 1 into 4 plus 6 minus 1। तो 1 देखिए 4 plus 6 हो गया 10, 10 minus 1 that is 9। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो LHS is equal to RHS, therefore given statement is true for n equal to 1। n equal to 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, लेट गिवन स्टेटमेंट is true for n equal to k, means pk that is 1 into 3
plus 3 into 5 plus 5 into 7, 2k minus 1 and 2k plus 1 is equals to k 4k square plus 6k minus 1 upon 3। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है और हमें प्रूव करना है कि k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगा इसका स्टेटमेंट, तो अब हम लोग के प्लेस पे k प्लस 1 लेंगे। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें देखिए क्या होगा अगला टर्म इसका, के प्लेस पे k प्लस 1 लेने पे तो now we have to prove p k plus 1 is true। तो p k plus 1 ट्रू का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे इसमें k आया है उसके प्लेस पे k plus 1 दिखाई दे लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम k के प्लेस पे जब k plus 1 लेंगे तो k plus 1 का जो स्टेटमेंट बनेगा वो ये बनेगा 1 into 3 plus 3 into 5, 5 into 7, लास्ट में जो टर्म आएगा दैट इज 2 times k plus 1 minus 1, 2 times k plus 1 plus 1, और उससे पहले वाला जो टर्म होगा सेकेंड लास्ट टर्म दैट इज 2k minus 1 and 2k plus 1। तो इससे पहले जो pk लिया गया था वो अप टू k टर्म्स था और अब हम k plus 1 टर्म तक ले रहे हैं तो k के प्लेस पे k plus 1 आ जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्म है ये तो pk के इक्वल था और उसमें हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 1 into 3, 3 into 5 plus 5 into 7 अप टू 2k minus 1, 2k plus 1। इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ से क्योंकि ये क्वांटिटी इसके इक्वल थी तो इसके प्लेस पे लिख दिया। अब जो एडिशनल क्वांटिटी हमारे पास है दैट इज 2 times of k plus 1 minus 1 into 2 times of k plus 1 plus 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इस तरह से एडजस्ट होना चाहिए कि जो यहाँ पे राइट हैंड साइड था k इंटू 4k स्क्वायर तो उस k के प्लेस पे k प्लस 1 हमें दिखाई दे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1, 2k प्लस 2 माइनस 1 तो 2k प्लस 1 मिलेगा और ये सिंप्लीफाई होकर के हो जाएगा 2k प्लस 3। इस तरह के टर्म्स मिलेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें एलसीएम ले लेंगे 3 तो ये हो जाएगा k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट इज 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 12k स्क्वायर
प्लस 24k प्लस 9। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह का टर्म मिलेगा। आते तो 4k³ और k स्क्वायर के टर्म्स देखें तो 6 और 12 मिलाकर के टोटल हो रहा है 18 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर, और k का टर्म मिल रहा है 24 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सो वी गेट 23 टाइम्स ऑफ k प्लस 9/3। नाउ इट इज इक्वल टू 4k³। अब थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। यहाँ पे हमें k कॉमन था, यहाँ पे जब फार्मूले में pk के लिए प्रूव किया तो k बाहर था, तो अब हमें बाहर क्या चाहिए, k+1, क्योंकि k के प्लेस पे k+1 होना चाहिए। तो k+1 होने के लिए यहाँ पे आपको 4k² की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जब हम 4k² कॉमन लेंगे तो k+1 ब्रैकेट में बचेगा। तो 4k² जब यहाँ लिखा था और टोटल था 18 टाइम्स ऑफ k², तो अब बचेगा हमारे पास 14 टाइम्स ऑफ k²। अब 14k² में से अगर हम 14k कॉमन लेंगे और हमें k+1 ज़रूरत है, तो हमें यहाँ पे चाहिए 14k। तो देखिए जो k² 18 टाइम्स था, तो 4k² प्लस 14 टाइम्स, तो टोटल 18 हो गया। बस उसको हमने स्प्लिट किया है। 23k में से 14k को अलग कर लिया, तो हमारे पास बचा 9k और प्लस 9 जो क्वेश्चन में गिवन है। तो केवल हमने क्या किया है, टर्म्स को स्प्लिट किया हुआ है। अब देखें कि 4k² कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा k+1, यहाँ पे 14k कॉमन मिल जाएगा k+1, और यहाँ पे 9 कॉमन मिल जाएगा k+1 डिवाइडेड बाई 3। तो ओवरऑल अब k+1 कॉमन मिल रहा है सारे टर्म्स में से। 4k² प्लस 14k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। अब इसके फैक्टर्स कर लेंगे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है। अब देखिए, तो हमारे जो k की जगह पे k+1 होना चाहिए, ये तो प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो गई। अब अगला टर्म जो ब्रैकेट के अंदर चाहिए, दैट इज 4k² था, तो अब हमें चाहिए 4 टाइम्स ऑफ k²। तो 4 टाइम्स ऑफ k² के लिए इट इज 4 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ हमें k+1 होल स्क्वायर चाहिए। तो k+1 होल स्क्वायर मीन्स k² प्लस 2k प्लस 1। अब हमारे पास था 4k², वो इसमें इंक्लूड हो गया। 4 2 जा 8k, यहाँ पे भी एडजस्ट हो गया। तो 8 अगर एडजस्ट हो गया 8k, तो हमारे पास नेक्स्ट बचता है 6k। अब 4 बन जा 4, जो कांस्टेंट 9 था उसमें 4 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, तो हमारे पास बचा 5। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। चेक करें, इट इज 4 टाइम्स, हमें k+1 का होल स्क्वायर चाहिए था, तो हमने पहले k+1 होल स्क्वायर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर ली, k² प्लस 2k प्लस 1 लिख करके। अब 4 टाइम्स k² यहाँ से हो गया, तो 4k² तो एडजस्ट हो गया, बचा 14k, तो 14k में से 8k इधर एडजस्ट हो गया, प्लस 9, तो 4 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, बचा 5 इधर आ गया, डिवाइडेड बाई 3। तो इट इज k+1 4 टाइम्स ऑफ k+1 होल स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6k प्लस 6 माइनस 1। 5 को ब्रेक कर लें, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, दैट इज 6 टाइम्स ऑफ k+1 की ज़रूरत है। तो इसमें से जब 6 कॉमन लेंगे तो ये हो गया k+1 4 टाइम्स k+1 होल स्क्वायर प्लस 6 कॉमन, इट इज k+1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए जो टर्म था वो कुछ इस तरह से था। Pn हमारे पास दिया हुआ था n 4n² प्लस 6n माइनस 1/3। अब अगर हम n के प्लेस पे k+1 लेते हैं, तो हमें यही टर्म मिलेगा k+1 4 टाइम्स ऑफ k+1 होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ k+1 माइनस 1। तो ये फॉर्म अगर हमें मिल गई यहाँ से, n के प्लेस पे k+1, इट मीन्स pk+1 इज ट्रू if
पी के इज ट्रू। अगर पी के ट्रू है तो पी के प्लस 1 भी ट्रू हो रहा है। Therefore, given statement is true for all n belongs to natural। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस में हम कोई फार्मूला जो गिवन होता है इसको प्रूव करते हैं कि ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। भी कुछ और क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, थैंक यू।